आज हम सब मनोविज्ञान का इतिहास पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें मनोविज्ञान की तो मनोविज्ञान दो शब्दों का जोड़ है, आत्मा और विज्ञान, आत्मा धन विज्ञान। जो मनोविज्ञान शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के दो शब्द साइकी प्लस लॉगस से। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लॉगस का अर्थ है अध्ययन। लॉगस शब्द जहां भी आता है उसका मतलब होता है स्टडी, स्टडी मतलब अध्ययन, यानी कि आत्मा का अध्ययन। तो क्या है मनोविज्ञान? मनोविज्ञान है आत्मा का अध्ययन। सबसे पहले जो मनोविज्ञान है आया तो आया आत्मा का अध्ययन। मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन है। जब हम सबने सबसे पहली बार मनोविज्ञान जाना था तो मनोविज्ञान का अर्थ हुआ था आत्मा का अध्ययन। बात करते हैं तो हर्मन एबिंगहॉस साहब की सबसे पहले जो मनोविज्ञान की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है हर्मन एबिंगहॉस की। हर्मन एबिंगहॉस साहब ने कहा है कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है। मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है लेकिन इतिहास बहुत छोटा है। इसको समझे तो अतीत का मतलब हुआ पास्ट, कि मनोविज्ञान जब से हमारी उत्पत्ति हुई तब से भाई हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, किसी के बारे में कुछ सोच रहे हैं। हर चीज क्या है? उठना, बैठना, चलना फिरना, वो हमारी मनोवैज्ञानिक जो स्थिति है हमारी उसको बताता है। तो यानी कि है तो मनोविज्ञान बहुत शुरुआत से, लेकिन मनोविज्ञान का इतिहास मतलब कि हम लोगों ने मनोविज्ञान को पढ़ा कब से, जाना कब से। इतिहास उसी चीज को कहते हैं कि जब से एक डिटेल्ड मतलब टाइम पीरियड में जो चीज बन जाए कि इस काल से लेकर के इस काल तक, इस समय से लेकर के इस समय तक, इस दिनांक से लेकर इस दिनांक तक क्या घटनाएं हुई, घटनाओं को जो तिथि आधारित बांट दिया जाता है तो उसको इतिहास कहा जाता है। तो हर्मन एबिंगहॉस साहब ने यही कहा है कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है लेकिन इतिहास बहुत छोटा है। ये कई परीक्षाओं में पूछी गई है कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है लेकिन इतिहास बहुत छोटा। हर्मन एबिंगहॉस साहब ने ये जो डेफिनेशन दी है ये बहुत सही है, क्योंकि हम लोग मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में, वैसे तो मनोविज्ञान है बहुत लंबे से, जैसा मैं आपसे बता रहा हूं, लेकिन मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में बहुत देर से बांटा गया। मनोविज्ञान के एक विषय के तौर पे सबसे पहली बात हर्मन एबिंगहॉस साहब ने कहा है। हर्मन एबिंगहॉस साहब ने एक विषय के तौर पर इसको मनोविज्ञान का अध्ययन शुरू किया था। इसी के वजह से हर्मन एबिंगहॉस साहब को ही एक और उपाधि दी गई है, इन्हें अधिगम मनोविज्ञान। इन्हें अधिगम मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अधिगम मनोविज्ञान का जनक, अधिगम मनोविज्ञान का जनक कहा गया है हर्मन एबिंगहॉस साहब को। तो इनकी परिभाषा और इनकी एक पॉइंट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है लेकिन इतिहास बहुत छोटा है। इन्हें अधिगम मनोविज्ञान का जनक कहा गया है। पहली पॉइंट हम लोग ने जो अभी तक पढ़ा उसको समराइज करते हैं कि मनोविज्ञान शब्द लैटिन भाषा के दो शब्द साइकी प्लस लॉगस से बना। साइकी का अर्थ होता है आत्मा, लॉगस का अर्थ होता है अध्ययन, यानी कि आत्मा का अध्ययन। हालांकि जो आज का व्यवहारिक मनोविज्ञान हम जो पढ़ते हैं उससे देखें तो जो मनोविज्ञान का अर्थ है वो बिल्कुल मेल नहीं खाता है, क्योंकि अभी जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं व्यवहारिक मनोविज्ञान, लेकिन वास्तविकता में इसका अर्थ क्या हुआ? आत्मा का अध्ययन। अगर मनोविज्ञान शब्द को देखेंगे तो इसका अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन। अब हम मनोविज्ञान के विभाजन की बात करें तो मनोविज्ञान को 4 भागों में बांटा जा सकता है। हम मनोविज्ञान को कुल 4 भागों में बांट सकते हैं।
मनोविज्ञान को अगर 4 भागों में बांटे तो सबसे पहले आता है, जैसा इसका नाम है, मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन। सबसे पहले हम इसको बांटेंगे तो आत्मा का अध्ययन। जो दूसरा विभाजन उसका होगा वो होगा मन का विज्ञान, यानी कि आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, और फिर आता है आपका व्यवहार का विज्ञान। जो अंतिम आता है, हम आज भी इसको ऐसा व्यवहार का विज्ञान के रूप में ही पढ़ते हैं, व्यवहार का विज्ञान। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि अगर हम इसे आत्मा का अध्ययन के रूप में पढ़ें तो क्या किसने दिया, क्या जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है सब हम इसमें कवर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है मनोविज्ञान का। मनोविज्ञान को चार भागों में इसका पहला भाग हम लेते हैं आत्मा का अध्ययन। आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान। मनोविज्ञान को सबसे पहले जब बांटा गया तो आत्मा का विज्ञान कहा गया, साइंस ऑफ सोल या स्टडी ऑफ सोल, स्टडी ऑफ सोल। आत्मा का विज्ञान सबसे पहले जब इसको बांटा गया तो आत्मा का विज्ञान कहा गया, यानी कि स्टडी ऑफ सोल। आत्मा का जब आत्मा का विज्ञान कहा गया जो हम मनोविज्ञान पढ़ते हैं ये एक आत्मा का अध्ययन है। तो इसकी शुरुआत कब से मानते हैं, जब प्राचीन यूनान से लगभग लगभग 17वीं शताब्दी तक, प्राचीन यूनान से लगभग 17वीं शताब्दी तक हम इसको आत्मा का विज्ञान मानते रहे। इसके मुख्य जो प्रतिपादक रहे हैं, सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है कि इसके प्रतिपादक, इसको किसने कहा है इसको आत्मा का विज्ञान, तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है तो उसमें हम लोग नाम लेते हैं प्लेटो। क्योंकि प्राचीन यूनान जैसे की बात आती है प्राचीन यूनान की, तो हम सब इन लोगों का नाम जानते हैं, सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, अरस्तु। हम इन्हीं तीनों लोगों का नाम सबसे पहले जानते हैं। जैसे बात आती है आत्मा का अध्ययन की, इसके मुख्य जो 3 प्रतिपादक हैं वो होते हैं प्लेटो, सुकरात, अरस्तु। जो चूंकि इसको आत्मा का विज्ञान कहा गया है तो इन्होंने कहा है कि जो ये जगत है, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, जो ये संसार है ये माया मिथ्या है, मतलब ये कुछ भी नहीं है, जो भी है सब आत्मा है। मतलब एक लाइन में कहें तो इन्होंने जो मनोविज्ञान है इस दुनिया को इसको बताया कि जो आत्मा है, आत्मा परमात्मा का अंश है। आत्मा परमात्मा का अंश है। यह हुआ बात आत्मा के विज्ञान की। आदर्शवाद, चूंकि ये सब आदर्शवादी थे, प्लेटो, सोक्रेटिस, अरस्तु, ये सब जो है आपके ये आदर्शवादी थे। आदर्शवादी आदर्शवादियों ने इस जगत को माया या मिथ्या माना है। इसको डिटेल में लिखिए तो ऐसे लिखिएगा कि आदर्शवादियों ने इस जगत को माया या मिथ्या मानते हैं तथा आत्मा और परमात्मा को शाश्वत, आत्मा और परमात्मा को शाश्वत, जिसका सारांश है कि आत्मा परमात्मा का अंश है, आत्मा परमात्मा का अंश है। तो इसके मुख्य प्रतिपादक हो गए प्लेटो, सुकरात, अरस्तु। ये सभी आदर्शवादी थे, प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, जिनको आदर्शवादी कहा गया है। इन्होंने आत्मा को परमात्मा का अंश माना है, आत्मा का विज्ञान बोला गया है इसे। प्राचीन यूनान से लगभग 17वीं शताब्दी तक, प्राचीन यूनान से लगभग 17वीं शताब्दी तक ये रहा है आत्मा का विज्ञान। उसके बाद ये पहला पार्ट हो गया आत्मा का विज्ञान।
फिर इसी में आता है आपका दूसरा पार्ट, दूसरे में इसको कहा गया मन का विज्ञान। मन का विज्ञान सबसे पहले इसे कहा गया आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान कहने के बाद इसे कहा गया मन का विज्ञान। मन का विज्ञान जब प्राचीन यूनान से 17वीं शताब्दी तक आपका आत्मा का विज्ञान है, तो यानी कि उसके बाद ही शुरू हुआ, तो यानी कि 17वीं शताब्दी की शुरुआत से 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। सत्रहवीं शताब्दी की शुरुआत में शुरू हुआ और 19वीं शताब्दी तक चला। 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक, 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक, 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक मन का विज्ञान। मन का विज्ञान, इसके प्रतिपादक कौन है? मन का विज्ञान के प्रतिपादक, जैसे किसने कहा प्रतिपादक मतलब किसने कहा इसे मन का विज्ञान? तो पैम्पोलोजी साहब ने, पैम्पोलोजी ने इसे मन का विज्ञान कहा है। पैम्पोलोजी ने इसे मन का विज्ञान कहा हिंदी में। पैम्पोलोजी ने इसे मन का विज्ञान कहा। पैम्पोलोजी ने साहब ने कहा कि आत्मा तो कुछ होती नहीं है, आत्मा किसी को दिखाई नहीं देती, तो यानी कि हमारा सारा काम हमारा मन कंट्रोल करता है, जो भी होता है वो हमारे मन से होता है। तो इसलिए पैम्पोलोजी साहब ने कहा कि आत्मा का विज्ञान ना होकर के जो मनोविज्ञान है, ये क्या है? मन का विज्ञान है। मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? मन का विज्ञान है। इसके मुख्य जो समर्थक थे इमैनुअल कैंट, जॉन लॉक और रूसो। इमैनुअल कैंट, जॉन लॉक और रूसो, ये तीनों के तीनों लोग, लॉक हिंदी में सबसे ज्यादा लॉक के नाम से इनको जानते हैं, लॉक, रूसो और कैंट, लॉक और रूसो, इन्हीं तीनों जो है ये सबसे ज्यादा समर्थक थे मन का विज्ञान के। रूसो ने कहा है कि सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रतिस्फुटित होती है। रूसो ने कहा है कि सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रतिस्फुटित होती है। यानी कि अंदर से कहां? यानी कि हमारे मन के अंदर से प्रतिस्फुटित होती है। वहीं पे इमैनुअल कैंट ने कहा है कि सुंदरता कुछ नहीं है, सुंदरता कुछ नहीं है, अभी तो हमारे मन की उपज है, अभी तो हमारे मन की उपज है, सुंदरता कुछ नहीं है, अभी तो हमारे मन की उपज है। कुछ दिन बाद पहले आत्मा का विज्ञान बना, फिर मन का विज्ञान बना, और मन का विज्ञान बनने के बाद कुछ टाइम बाद इसको ये भी हट गया, मन का विज्ञान भी हट गया। अब आया आपका चेतना का विज्ञान, इसको हटा दे रहे हैं, नहीं लिखा होगा आप लोगों ने तो बैक करके लिख लीजिएगा। तो पहला पार्ट आया आत्मा का विज्ञान, दूसरा आया मन का विज्ञान, और फिर आपका आया है चेतना का विज्ञान। यहां से मनोविज्ञान को एक विस्तृत विषय के रूप में जाना जाने लगा था। लोग मनोविज्ञान को काफी अच्छे से समझने लगे थे। चेतना के विज्ञान में काफी अच्छा काम भी हुआ है। जो चेतना का विज्ञान है ये 19वीं शताब्दी की शुरुआत, 19वीं शताब्दी में आया था और 20वीं शताब्दी के शुरुआत तक चला। मतलब कि 19 से 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक, 19 से 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज यहीं से आती है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं कि चेतना का विज्ञान के, सबसे पहली बात करते हैं तो चेतना के विज्ञान के प्रतिपादक कौन है। तो चेतना का विज्ञान दिया था
विलियम वुंड ने। किसने दिया था सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि विलियम वुंड ने। यही से विलियम वुंड के बारे में अगर बात चल रही है तो विलियम वुंड की हम अगर बात करें तो विलियम वुंड ने चेतना का विज्ञान तो दिया। इन्होंने कहा कि जो मनोविज्ञान है ये चेतना का विज्ञान है। मनोविज्ञान जो है ये चेतना का विज्ञान है। विलियम वुंड की बात करें तो इन्होंने सबसे पहले 1879 में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1879 में जर्मनी के लिप्जिग सिटी में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली। मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली। मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली। 1879 में बहुत बार पूछा गया है, टेट, सीटेट, सुपर टेट, सब जगह। हालांकि टेट में तो ये कई बार पूछा जा चुका प्रश्न है कि 1879 में जर्मनी के लिप्जिग शहर में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला किसने खोली? विलियम वुंड ने। यहां से क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला किसने खोली? विलियम वुंड ने। मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला विलियम वुंड ने कब खोली? 1879 में। मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कहां खुली? जर्मनी में। मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला जर्मनी के किस शहर में खुली? लिप्जिग सिटी में। सारा का सारा पॉइंट आपका यहां से इंपॉर्टेंट है, इसको आप सब लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विलियम वुंड ने चेतना के अध्ययन पर जोर दिया और कहा कि चेतना हमारे हर अनुभव का आधार होती है। विलियम वुंड ने क्या कहा है? कहा है कि चेतना हमारे हर अनुभव का आधार होती है। विलियम वुंड ने कहा कि चेतना हमारे हर अनुभव का आधार होती है। विलियम वुंड ने साथ ही साथ ये भी कहा कि चेतना क्या है? चेतना एक संरचना होती है। क्या है चेतना? चेतना एक संरचना होती है। इसलिए उन्होंने अपने इस चेतना के विज्ञान को संरचनावाद का सिद्धांत नाम दिया। साथ ही साथ विलियम वुंड को संरचनावादी भी कहा जाता है, संरचनावादी। इसीलिए इसे संरचनावाद का सिद्धांत भी कहा जाता है और इनको संरचनावादी, जैसे जब हम लोग बात कर रहे थे आत्मा के विज्ञान की तो उनको आदर्शवादी कहा गया था, वैसे इनको संरचनावादी कहा गया है। विलियम वुंड को संरचनावादी कहा गया है। वुंड ने चेतना का विज्ञान कहा, साथ ही साथ चेतना के 3 अंग दिए। वुंड ने पूछा गया है कि वुंड ने चेतना के कितने अंग दिए? वुंड ने चेतना के 3 अंग दिए हैं। वुंड ने चेतना के 3 अंग दिए हैं, जिसमें से वुंड ने चेतना के 3 अंग दिए, जिसमें पहला है संवेदना या प्रत्यक्षीकरण। उसी को बोलते हैं संवेदना या प्रत्यक्षीकरण, मतलब जो आपके सामने है, जो संवेगों से आप पा रहे हैं, जो प्रत्यक्ष में देख रहे हैं, वो है चेतना का पहला अंग है संवेदना या प्रत्यक्षीकरण। जो दूसरा आपका है वो है भाव, आपके चेहरे पे क्या भाव इमोशंस क्या हैं, ये हुआ आपका दूसरा पार्ट। तीसरा है आपका प्रतिमा, कि आपका हाव दिखाने के बाद आप कैसी प्रतिमा बनाते हैं, मतलब अपने प्रतिमा का आप समझ रहे होंगे। तो पहला हो गया संवेदना प्रत्यक्षीकरण, दूसरा भाव, तीसरा प्रतिमा। पूछा गया क्वेश्चन है कि वुंड ने चेतना के कितने अंग दिए हैं? तो वुंड ने चेतना के 3 अंग दिए हैं। वुंड ने चेतना के 3 अंग दिए हैं। पहला है संवेदना, इसी को बोलते हैं प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है भाव, तीसरा है प्रतिमा। संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, भाव और प्रतिमा। संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, भाव और प्रतिमा। यहीं से विलियम वुंड साहब ने यह भी कहा कि चेतना दिखाई नहीं देती है, तो इसलिए इसे अंतःदर्शन विधि भी कहा है। इसे अंतःदर्शन विधि भी कहा है। उन्होंने कहा कि चेतना दिखाई नहीं देती है, इसलिए इसे अंतःदर्शन विधि भी कहा है। इसको मिटाल के फिर से लिखते हैं।
तो अभी आपको 3 नाम हमने बता दिए। जो चेतना का विज्ञान है इसके 3 नाम आपके सामने हैं। तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी चेतना के विज्ञान के नाम से आएगा, कभी किसी और नाम से आएगा, तो कभी किसी और नाम से आएगा। इसे पहले चेतना का विज्ञान, संरचनावाद, और तीसरा नाम आपका है अंतःदर्शन। अंतःदर्शनवाद। ये तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चेतना का विज्ञान, संरचनावाद का सिद्धांत, अंतःदर्शनवाद। एक नाम आप सभी ने बहुत ज्यादा सुना होगा, विलियम जेम्स। विलियम जेम्स भी इन्हीं के समय पे आए थे। जब विलियम वुड साहब थे उसी समय पे विलियम जेम्स साहब आए। विलियम जेम्स साहब ने क्या किया कि चेतना के कार्यों पर अध्ययन किया। उन्होंने कहा कि चेतना क्या है, चेतना के जो मेन कार्य है वही तो चेतना है। हम चेतना के बारे में जानकर क्या करेंगे, जो चेतना के कार्य हैं हम चेतना के कार्यों पर ही अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने चेतना के कार्यों का अध्ययन किया और इसको प्रकार्यवाद के नाम से भी जाना गया। किसके नाम से? प्रकार्यवाद। तो ये 4 नाम हो गए। ये तीनों नाम तो आपको विलियम वुड ने दिए थे, चेतना का विज्ञान, संरचनावाद, अंतःदर्शनवाद या प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद जो है ये विलियम जेम्स ने दिया था। विलियम जेम्स ने दिया प्रकार्यवाद, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ पर इन्होंने प्रकार्यवाद क्यों नाम दिया? इन्होंने क्या किया कि जो प्रकार्यवाद क्यों दिया, क्योंकि ये इन्होंने चेतना के कार्यों का अध्ययन किया कि चेतना का काम क्या है। चेतना के कार्यों पर अध्ययन करने की वजह से इन्होंने प्रकार्यवाद का नाम दिया, प्रकार्यवाद। विलियम जेम्स साहब ने चेतना के कार्यों पर अध्ययन किया, तो अध्ययन करने के लिए एक नई लैबोरेटरी बनाई, एक नई प्रयोगशाला बनाई। वो नई प्रयोगशाला भी कभी कभी पूछी जाती है, हालांकि ये तो बहुत बार पूछी गई है विलियम वुड साहब की, क्योंकि वो पहली थी। तो इसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताते चले कि इन्होंने मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्थापित की। मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्थापित की। इनको प्रकार्यवाद का जनक कहा गया। ये सब आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, समझ लीजिए। लाइन वाइज हम दिखाते चल रहे हैं। प्रकार्यवाद के जनक डब्ल्यू जेम्स, रट लीजिएगा। विलियम जेम्स नाम बहुत बार आने वाला है आपके पूरे सिलेबस में, इनका नाम रट लीजिएगा। प्रकार्यवाद के जनक विलियम जेम्स। विलियम जेम्स आपने एक किताब लिखी थी, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। विलियम जेम्स साहब ने एक किताब लिखी, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। इनकी एक किताब है, बुक, इसको लिख लीजिएगा। इसका किताब का नाम भी पूछा गया है कि द प्रिंसिपल ऑफ। अगर आप यूपी टेट दे रहे हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपकमिंग पेपर है आपका, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। ये किताब है। इस किताब ने मनोविज्ञान को इतना फेमस किया और साथ साथ विलियम जेम्स को इतना ज्यादा इसकी वजह से फेम मिला कि इसकी किताब की वजह से इनको मनोविज्ञान के जनक का दर्जा प्राप्त हुआ। तो मनोविज्ञान का जनक, मनोविज्ञान का जनक किसे कहा गया? विलियम जेम्स को। बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। इन्होंने 2 शब्द दिए थे जो कि आज भी मनोविज्ञान में बहुत ही ज्यादा फेमस है, चेतना का धारा प्रवाह और आत्म संप्रत्यय।
आत्मसंप्रत्यय और चेतना का धारा प्रवाह, दो ऐसे शब्द हैं जो इन्होंने दिए मनोविज्ञान को, जो जिसकी वजह से जो बहुत फेमस हुए। फेमस क्या हुआ, उसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है मनोविज्ञान में कि चेतना, अगर आप चेतनावाद का विज्ञान पढ़ते हैं तो चेतना का धारा प्रवाह और आत्मसंप्रत्यय दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर हम लोग इनकी एक किताब द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक कौन है, तो विलियम जेम्स। मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो विलियम जेम्स, बहुत 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 इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। प्रकारवाद का जनक कौन है, तो विलियम जेम्स। तो ये रहा आपका चेतना का विज्ञान है। साथ ही साथ एक और बात है कि विलियम जेम्स साहब ने मूल प्रवृत्ति शब्द दिया था मनोविज्ञान को। मूल प्रवृत्ति शब्द कौन, मूल प्रवृत्ति शब्द का पहली बार प्रयोग इसने किया था। मूल प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग, ये भी आपके विलियम जेम्स साहब ने किया था। मूल प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग, अक्सर बच्चे यहां पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं जब उनसे बताओ कि मूल प्रवृत्ति शब्द, पेपर में क्वेश्चन आया मूल प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग किसने किया, ऑप्शन में रख दिया विलियम जेम्स, मैकडूगल, स्किनर। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, तुरंत मैकडूगल लगा के चले आएंगे, उनको लगेगा कि मैकडूगल सही ऑप्शन है। लेकिन हम आपको यहाँ पे क्लियर कर दें कि जो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है वो मैकडूगल ने दिया है, लेकिन मूल प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग विलियम जेम्स ने किया है। मूल प्रवृत्ति होती क्या है, हालांकि आगे आपके जो टॉपिक्स आएंगे उसमें मूल प्रवृत्ति आपको डिटेल आप पढ़ेंगे, लेकिन अभी मूल प्रवृत्ति शब्द आपको बता दें कि जो मनुष्य का जो जन्मजात व्यवहार होता है वो किसकी वजह से होता है, वो मूल प्रवृत्ति की वजह से होता है। वही होता है मूल प्रवृत्ति। और मूल प्रवृत्ति शब्द का पहली बार प्रयोग किया था विलियम जेम्स ने। मूल प्रवृत्ति शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया, विलियम जेम्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया आपका चेतना का विज्ञान, यहीं पे कंप्लीट हुआ। एक बार इसको फिर से देख लीजिए, चेतना का विज्ञान, संरचनावाद, अंतःदर्शनवाद, प्रकारवाद। प्रकारवाद क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें चेतना के कार्यों पर अध्ययन किया गया। और प्रकारवाद के जनक हैं विलियम जेम्स, इन्होंने किताब लिखी द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान का जनक का होने का श्रेय प्राप्त है विलियम जेम्स साहब को। मूल प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग किया है विलियम जेम्स साहब ने। मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला खोली विलियम जेम्स साहब ने। ये आपके 3 पॉइंट हो गए। अब हम लोग पढ़ेंगे व्यवहार का विज्ञान। वही मेन है जो आज हम पढ़ रहे हैं। हालांकि क्वेश्चंस यहां से भी बहुत उठते हैं चेतना के विज्ञान से, क्योंकि विलियम जेम्स और विलियम वुड के योगदान को मनोविज्ञान कभी भी नकार नहीं सकता है। तो हम लोग यहां से पढ़ेंगे व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान, या फिर इंग्लिश में स्टडी ऑफ बिहेवियर। व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, स्टडी ऑफ बिहेवियर। व्यवहार के विज्ञान की शुरुआत हुई 20वीं शताब्दी के शुरुआत में, यानी कि 1913 में अमेरिका के हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, 1913 में अमेरिका के हॉपकिंस यूनिवर्सिटी 1913 में अमेरिका के हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेबी वॉटसन ने व्यवहारवाद की नींव रखी। 1913 में अमेरिका के हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेबी वॉटसन ने व्यवहारवाद की नींव रखी। ये बात क्लियर हुई कि 1913 में अमेरिका के हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेबी वॉटसन ने इसकी नींव रखी। उन्होंने कहा कि जब चेतना दिखाई नहीं देती है, भाई अब चेतना को तो देख नहीं सकते, चेतना को कोई देख थोड़ी ना सकता है, तो जब चेतना देख नहीं सकते तो उसका अध्ययन कैसे करें। जो चीज दिखाई नहीं दे रही है, हवा में है चेतना, हम कैसे अध्ययन करें। उन्होंने कहा व्यवहार तो दिखाई देता है,
भाई हम खुश हैं, हंस दिए, हम दुखी हैं, रो दिए, हम गुस्सा हैं, किसी पे गुस्सा कर दिए, किसी को डांट दिए, तो व्यवहार तो दिखाई पड़ता है भाई। इसी यही कारण तो था भाई, पढ़ तो हम लोग मन का विज्ञान भी सकते थे, पढ़ हम लोग आत्मा का विज्ञान भी पढ़ सकते थे, क्योंकि लेकिन इसी बैकग्राउंड पे उसको हटाया गया कि ना हम मन क्या है ये हम नहीं जानते हैं, क्या है मन। एक सेकंड ये एक सेकंड, मन कोई नहीं जानता क्या है मन, हम तो आज तक नहीं समझ पाए कि क्या है मन। आत्मा का विज्ञान क्या है कोई नहीं जानता। और फिर आता है चेतना, तो चेतना भी कोई नहीं देख सकता है, लेकिन व्यवहार हमारा व्यवहार प्रदर्शित होता है, इस वातावरण में हम रहते हैं, इस वातावरण में हम जो भी करते हैं तो व्यवहार हमारा दिखता है। तो इसीलिए इसको कहा गया, जेबी वॉटसन साहब ने कहा कि जब चेतना दिखाई नहीं देती है तो उसका अध्ययन कैसे करें, इसीलिए ये लेके आए व्यवहार का विज्ञान, जो हम आज तक हम लोग मनोविज्ञान को आज के समय में हम व्यवहार का विज्ञान ही मान के चल रहे हैं और व्यवहार के विज्ञान के रूप में ही इसका अध्ययन करते हैं। इन्होंने बाहरी व्यवहार को ही अध्ययन का केंद्र माना है, यानी कि हम जो बाहर व्यवहार करते हैं उसी का अध्ययन किया जाएगा। वॉटसन साहब ने कहा है, परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन ये है इनका स्टेटमेंट कि वॉटसन साहब ने कहा मनोविज्ञान को व्यवहार का विशुद्ध विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का विशुद्ध विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का विशुद्ध विज्ञान है, प्रोफेसर जेबी वॉटसन साहब ने कहा है। जेबी वॉटसन साहब ने यह भी कहा है कि जो व्यवहार है जैसे वातावरण में अवलोकित किया जा सकता है, मतलब कि वातावरण में ही तो व्यवहार देखा जा सकता है। भाई हम यहाँ खड़े हैं, आप हमारा व्यवहार देख रहे हैं, तो जो व्यवहार है इसे वातावरण में ही अवलोकित किया जा सकता है। इसीलिए प्रोफेसर जेबी वॉटसन साहब ने कहा है कि जो प्रोफेसर जेबी वॉटसन साहब ने या फिर जितने भी व्यवहारवादी हैं जो व्यवहार का विज्ञान मानते हैं मनोविज्ञान को, उन सब ने यही कहा है कि वंशानुक्रम को वो लोग शून्य मानते हैं। भाई हम व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार में वंशानुक्रम का तो कोई रोल है नहीं, हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं हमारे वातावरण पर निर्भर करता है। तो इसलिए इन्होंने वंशानुक्रम को शून्य मानते हुए वातावरण पर पूरा जोर दिया है। इन्होंने कहा जो कुछ है वो सब कुछ वातावरण है। वॉटसन साहब की और बात करें तो वॉटसन साहब ने बिहेवियरिज्म नाम की किताब लिखी। ये किताब का नाम याद कर लीजिएगा, अगर आप यूपी टेट दे रहे हैं तो जरूर याद कर लीजिएगा। यूपी टेट और सुपर टेट, सीटेट में तो कभी किताब का नाम नहीं पूछता है वैसे, लेकिन यूपी टेट और सुपर टेट वाले बच्चे जरूर लिख लीजिएगा। इनकी बुक है बिहेवियरिज्म बाय वॉटसन। वॉटसन साहब ने लिखी है, बिहेवियरिज्म नामक किताब है। बिहेवियरिज्म किताब का नाम है, वॉटसन साहब ने लिखी है। प्रोफेसर जेबी वॉटसन ने लिखी है, बिहेवियरिज्म नाम की पुस्तक लिखी है, जो कि बहुत ज्यादा बार पूछी गई है कि बिहेवियरिज्म नामक पुस्तक किसने लिखी है। आज मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, इसका श्रेय प्रोफेसर जेबी वॉटसन को ही जाता है, क्योंकि इन्होंने ही इसकी नींव रखी थी, जो कि आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि 1913 में अमेरिका के हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेबी वॉटसन ने व्यवहार का विज्ञान कहा और उन्होंने व्यवहारवाद की नींव डाली। व्यवहार हम लोग पढ़ रहे थे मनोविज्ञान, तो यहां से आपका ये पूरा कंप्लीट हुआ। माफ कीजिएगा ये 4 था, यहां से आपका चारों ये पूरा हुआ, यहां से आपका ये चारों पूरा हुआ। एक बार समराइज करें तो सबसे पहले आत्मा का विज्ञान, फिर मन का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान, फिर व्यवहार का विज्ञान। तो यहां से ये पूरा हुआ। लास्ट में वुडवर्थ साहब की एक लाइन हम लोग लेंगे। वुडवर्थ साहब ने कहा है कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा त्यागी। मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा त्यागी। भाई सबसे पहले आत्मा का विज्ञान था तो अपनी आत्मा त्यागी, फिर मन का त्याग किया, उसके बाद मन का विज्ञान तो मन का त्याग किया, और अंततः चेतना त्याग कर आजकल व्यवहार का विज्ञान बन गया है। आजकल व्यवहार का विज्ञान बन गया है। तो अगर इस लाइन को एक बार में पढ़े तो मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा त्यागी। इस लाइन को अगर आप लोग याद करते हैं तो आपको हमेशा के लिए कंटेस्ट हो जाएगा, आपको कभी ये क्रम नहीं भूलेगा कि कौन सा विज्ञान पहले आया कौन सा बाद में आया। तो सबसे पहले
मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा त्यागी, फिर मन का त्याग किया और अंततः चेतना त्याग कर आजकल व्यवहार का विज्ञान बन गया है। तो ये रहा आपका मनोविज्ञान का इतिहास संपूर्ण टॉपिक। इसमें कुछ परिभाषाएं बची हुई हैं जो आपके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आएंगे। तब तक के लिए आप सब घर पे रहिए और पढ़ते रहिए।